चलिए तो हम जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर भारत देश के दो नाम बताए गए हैं, भारत और इंडिया। आर्टिकल 2 में है नवीन राज्यों का प्रवेश। यहाँ पर नवीन राज्यों का प्रवेश का मतलब ये है कि वह क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है और उसे अगर भारत में मिलाना हो, उस जमीन को भारत में मिलाना हो, तो उसके संदर्भ में जो प्रक्रिया होगी वो आर्टिकल 2 के तहत होगी। आर्टिकल 3 में है नवीन राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन हुआ नाम परिवर्तन। आर्टिकल 3 का मतलब ये है कि वर्तमान में जो भारत राज्य क्षेत्र है, यानी भारत में जितने भी राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनमें अगर किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो, यानी नया राज्य बनाना हो, राज्य की सीमा का परिवर्तन करना हो, किसी राज्य को संघ राज्य क्षेत्र में बदलना हो, संघ राज्य क्षेत्र को किसी राज्य में बदलना हो, कुछ भी तोड़ मरोड़ करनी है अगर वर्तमान जो भारत के पास जमीन है, तो आर्टिकल 3 के तहत संशोधन होंगे। आर्टिकल 3 में दो शर्तें दी गई हैं। पहली बात कि कोई भी विधेयक जो राज्यों के परिवर्तन से संबंधित होगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा, यानी पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाएगी। दूसरी बात कि जिन भी राज्यों में परिवर्तन होने वाला है उनके विधानमंडल से पूछा जाएगा और कितने अवधि के अंदर विधानमंडल अपना जवाब देंगे ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और खास बात यह है कि विधानमंडल हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है, या संशोधन या सुझाव भी भेज सकता है, लेकिन संसद द्वारा उन सुझावों को, उन हाँ या ना को मानना आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 4 में है 2 व 3 के तहत किए गए संशोधन 368 के बाहर रखे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संविधान में परिवर्तन होंगे, वास्तव में संविधान संशोधन क्या होता है कि संविधान में किसी भी बात को डालना या किसी भी बात को हटाना या उसको बदलना संविधान संशोधन कहलाता है। क्योंकि जो अनुसूचियां होती है वो भी संविधान का भाग होती हैं, और 2 व 3 के तहत जब भी कोई परिवर्तन होगा तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि अनुसूची 1 में राज्यों के नाम और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन है। वहीं अनुसूची 4 है, उसमें राज्यों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है, तो यानी कि उसमें भी बदलाव होगा जब भी अनुच्छेद 2 या 3 के तहत कोई भी कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत अगर कोई संशोधन किया जाता है, कोई बदलाव किया जाता है, तो वो 368 यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका एक और मतलब ये है कि जब भी कोई विधेयक 2 या 3 के तहत आएगा, वो साधारण बहुमत यानी कि जो भी उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं उनका बस 50% + 1 होना चाहिए, वो विधेयक पारित हो जाएगा। आर्टिकल 5 में है प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता का मतलब क्या है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब कौन कौन भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो यहां पर 3 बातें लिखी गई हैं। पहली बात कि वो खुद भारत राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो, और यहां पर भारत राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, उस समय भारत राज्य क्षेत्र का मतलब कि जो भारत को विभाजन के बाद हिस्सा मिला है, यानी कि उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं होगा, उसमें बांग्लादेश शामिल नहीं होगा, उसमें सिक्किम, पुदुचेरी, गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सारे जगह शामिल नहीं होंगी। इनके अलावा जो वर्तमान भारत में है वहाँ पर वो पैदा हुआ हो, या उसके मम्मी पापा पैदा हुए हों, या वो संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, यानी उस भारत राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। आर्टिकल 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। क्यों? क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ तो कई सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए, तो उनके संदर्भ में क्या रहेगा, वो कैसे भारत के नागरिक बनेंगे, उनके बारे में आर्टिकल 6 में लिखा गया है। आर्टिकल 7 में है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी कि वे लोग जो विभाजन के पश्चात भारत से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग जो वापस लौट के आ गए, उनके संदर्भ में क्या प्रावधान रहेंगे, वो आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में है विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, यानी कि वे जो खुद पैदा हुए हों भारत में या उनके मम्मी पापा पैदा हुए हों, यानी कि वो भारत के नागरिक बनने योग्य हैं, पर वो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहे, मतलब उस समय भारत में नहीं रह रहे जब भारतीय संविधान लागू हुआ, वो कहीं और किसी और देश में रह रहे हैं, तो उनके संदर्भ में क्या प्रावधान रहेंगे, वो आर्टिकल 8 में कहा गया है। आर्टिकल 9 में है नागरिकता का समाप्तिकरण। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से अगर किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता उसी दिन से समाप्त हो जाएगी। और यहां पर एकल नागरिकता का भी प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि
भारत में रहने वाले हर एक नागरिक की केवल एक ही नागरिकता रहेगी, वो है इंडियन यानी कि भारतीय। यानी कि हर एक राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं रहेगी। कोई मध्य प्रदेश का नागरिक, उत्तर प्रदेश का नागरिक, छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं होगा, वो इन राज्यों का निवासी रहेगा। मध्य प्रदेश के आप निवासी हो, छत्तीसगढ़ के आप निवासी हो, लेकिन नागरिक सिर्फ भारत के हो, यानी कि भारत में एक ही नागरिकता रहेगी। आर्टिकल 10 में है नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहने का मतलब यह है कि सरकार जब मुंह उठाए किसी की भी नागरिकता छीन नहीं सकती। उसके लिए प्रॉपर कानून और नियम बनाने होंगे और उसी के तहत किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। यानी कि सभी जो भी भारत के नागरिक हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 11 में है कि संसद को यह अधिकार है, किसको? संसद को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित नियम व कानून बनाए। यानी कि जो भी प्रावधान दिए गए हैं 5 से लेकर 10 तक में, तो इनमें क्या कहा गया है कि जब संविधान लागू हो रहा है या विभाजन हो रहा है तब कौन कौन नागरिक रहेगा, कौन नहीं रहेगा, उसके बारे में प्रावधान है। लेकिन आगे जाकर कौन कौन भारत के नागरिक या किस प्रक्रिया के तहत भारत के नागरिक बनेंगे और किस प्रक्रिया के तहत किन किन तरीकों से भारत की नागरिकता छीनी जा सकेगी, उसके संदर्भ में संसद को अधिकार दे दिया गया है संविधान द्वारा कि वह नियम और कानून बना सकता है। और इसके तहत संसद ने कानून बनाया भी। कब बनाया? 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। यहां पर राज्य की परिभाषा का मतलब यह है कि भारत की राज्य सरकार, संसद, राज्यों की राज्य सरकारें, राज्यों का विधानमंडल, स्थानीय सरकारें और इनके अंतर्गत काम करने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और यहां पर मतलब कि अब जो भाग 3 और भाग 4 आएगा, यहां पर जब भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका मतलब इन्हीं सब से रहेगा। खास बात यह है कि जो बीसीसीआई है और एनसीईआरटी है, ये राज्य की परिभाषा में नहीं आते, लेकिन जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो भारत पेट्रोलियम निगम हो या भारत तेल निगम हो, जितनी भी है, वो सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 13 में है कानूनों का अल्पीकरण। कानूनों का अल्पीकरण का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे कोई भी कानून, नियम, यहां पर कानून की परिभाषा भी दी गई है। आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी गई है कि विधि का मतलब क्या होगा, कानून का मतलब क्या होगा। तो कोई भी अध्यादेश हो, विधि हो, नियम हो, कानून हो, कुछ भी हो, रूढ़ी हो, प्रथा हो, यानी कि ये सभी कानून माने जाएंगे। तो ऐसे सभी कानून जो संविधान के लागू होने के पहले बन चुके हैं या संविधान के लागू होने के बाद बनेंगे, वो उस मात्रा तक, उस सीमा तक जीरो यानी शून्य घोषित हो जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को उल्लंघित करते हैं, मूल अधिकारों को वायलेट करते हैं, मूल अधिकारों से असंगत होते हैं। खास बात यह है कि आर्टिकल 13 में ही लिख दिया गया है कि अगर 368 के तहत कोई बदलाव किया जाता है, यानी कि भारत का संविधान का संशोधन करके अगर कोई बदलाव किया जाता है, तो आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। यानी कि अगर संविधान संशोधन करके अगर कोई ऐसे प्रावधान जोड़े जाते हैं या ऐसा कुछ किया जाता है जो मूल अधिकारों का असंगत है, तो वो शून्य घोषित नहीं होगा। इसका उदाहरण भी है अपने पास कि 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा ही दिया गया, यानी कि ये मूल अधिकारों के विरुद्ध था। तो यहां पर क्या हुआ? मूल अधिकारों का विरोध हुआ, लेकिन यह आर्टिकल 13 के तहत, तो यह आर्टिकल 13 के तहत अवैध घोषित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये 368 यानी कि संविधान संशोधन करके बदला गया था। आर्टिकल 14 में है विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। यहां पर जो विधि के समक्ष समानता वाली अवधारणा है वो हमने ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली है, और ये एक नकारात्मक अवधारणा, नकारात्मक रूप लिए हुए है। जबकि जो विधियों का समान संरक्षण है ये हमने यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से ली है।